Good morning everyone. Now we are going to start with the MCQs of financial derivatives. So just pay attention on the concept of financial derivatives. सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, राइट? स्टूडेंट्स हैव वोकन अप एट द लास्ट और ultimately they do not know about the concept of financial derivatives, what these financial derivatives are all about. तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा financial derivatives are those financial instruments whose values are based on the price of an underlying asset, right? यहाँ पर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दे डिराइव देयर वैल्यूज, डेरिवेटिव्स से ही पता लग जाना चाहिए, दे डिराइव देयर वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर एसेट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स. तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दे डिराइव देयर वैल्यू ऑन सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स, राइट? तो देयर आर 4 types of financial derivatives which are there in your syllabus. They are futures, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. ये भी ध्यान रखना है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद देयर एमसीक्यूज ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द फर्स्ट वन, द पे ऑफ्स फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर लिंक्ड टू. जो भी पे ऑफ्स हैं, पे ऑफ्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स और इन सम अदर केसेस लॉसेस कभी हो रहे हो. सो पे ऑफ्स, they are generally indicating profits for financial derivatives are linked to securities that will be issued in the future. Volatility of interest rates, volatility का मतलब होता है fluctuation, right? तो इन MCQs की हेल्प से आप नए नए टर्म्स और सीखते जाएंगे. Previously issued securities, government regulations specifying allowable rate of return, none of the above. तो याद रखना है आपको, जो भी पे ऑफ्स हैं, राइट, द पे ऑफ्स फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दे आर ऑलवेज लिंक्ड टू प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज. जो भी सिक्योरिटीज पहले इशू की गई हैं उन्हीं के ऊपर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के पे ऑफ्स लिंक्ड रहते हैं. और इन्हीं की डेफिनेशन में इनका आंसर छुपा हुआ है. आपको बताया था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर दोज financial instruments which derive their value on the basis of some underlying asset. तो जो सिक्योरिटीज पहले इशू की गई हैं उन्हीं के बेसिस पर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यूज को डिराइव करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर उनकी पे ऑफ्स लिंक की जाती हैं, राइट? नेक्स्ट, नंबर 2, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, नन ऑफ द अबव. तो आपको याद रखना है डेरिवेटिव्स स्टॉक्स नहीं है, बॉन्ड्स नहीं है, फ्यूचर्स, राइट? ये 4 अलग अलग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो आपको बार बार आएंगे आपके इसमें एमसीक्यूज में और एग्जाम्स में भी. दे आर फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, इनके कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको, ऑप्शंस और स्वैप्स. स्वैप्स जैसा कि नाम ही बता रहे हैं, वहां पर आप एक्सचेंज करते हैं. स्वैप्स बेसिकली रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज और एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. सो यू विल बी लर्निंग अबाउट दीज टर्म्स वन बाय वन. वो सब बताएंगे आपको, लेकिन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ध्यान रखिएगा जो आपके कॉन्टेक्स्ट में आएंगे. तो इनमें से ना तो स्टॉक्स है ना बॉन्ड्स है, यू हैव फ्यूचर्स, राइट? देन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ए एंड बी. तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ना तो स्टॉक्स हैं क्योंकि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बेसिस पे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यूज को डिराइव करते हैं. सो स्टॉक्स, बॉन्ड्स आर नॉट देयर. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो स्मूथली वील सेल थ्रू. एमसीक्यूज है, पहली क्लास ही है आज, तो ध्यान रखना है आपको यहां पर. नेक्स्ट, Which of the following is not a financial derivative? अभी तक तो पूछे थे फाइनेंशियल डेरिवेटिव कौन कौन से हैं. अब याद रखना, which of the following is not a financial derivative? स्टॉक, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड. तो आपको बताएं, फ्यूचर्स भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्शंस भी, फॉरवर्ड भी. तो कौन से नहीं हैं? स्टॉक,
स्टॉक मतलब सिक्योरिटीज, शेयर्स, एसेट्स विच आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट, सो दे आर नॉट फाइनेंशियल डेरिवेटिव। हालांकि उनके बेसिस पर इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज डिराइव की जाती हैं, बट स्टॉक्स आर नॉट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, बाय हेजिंग अ पोर्टफोलियो, हेजिंग जो होती है वो बेसिकली रिस्क को रिड्यूस करने के काम आती है, राइट। हेजिंग इज बेसिकली डन टू रिड्यूस द रिस्क। तो बाय हेजिंग अ पोर्टफोलियो अ बैंक मैनेजर reduces interest rate risk, increases reinvestment risk, increases exchange rate risk, increases the probability of gains. No, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है. It reduces interest rate risk, right? So all those students who are present over here, just pay attention on what is going on, and the questions are not tough. Whether you are hearing these concepts for the first time, you will get used to all these things as you know the class progresses. तो आपको याद रखना है, बाय हेजिंग अ पोर्टफोलियो द बैंक मैनेजर रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो हेजिंग का पर्पस यही होता है, राइट. हेजिंग इज डन टू रिड्यूस द रिस्क. हेजिंग का मीनिंग यही है, इट्स अ प्रोसेस टू रिड्यूस द रिस्क. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन टू हेज अ पोर्टफोलियो? इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है विच इज डन टू हेज अ पोर्टफोलियो? हेज मतलब रिस्क को कम करने के काम करते हैं आप. कौन सा ऐसा रीजन है नीचे दिए हुए फैक्टर्स में? टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन्स, टू लिमिट एक्सपोजर टू रिस्क, टू प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन्स व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड सी ऑफ द अबव. तो 5 ऑप्शंस हैं. आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जहां हेजिंग नजर आए वहां पे रिस्क फैक्टर को लिमिट करने का काम होता है. इट रिड्यूसेस द रिस्क, इट लिमिट्स द एक्सपोजर टू रिस्क, राइट. सो कीप ऑन टेकिंग डाउन दीज क्वेश्चंस एज वेल एज देयर राइट आंसर्स. ये सारे गलत जो फैक्टर्स हैं उनको नोट नहीं करना है, एटलीस्ट क्वेश्चन एंड द राइट ऑप्शंस, राइट. तो आपको बताते भी जा रहे हैं हम हर क्वेश्चन के साथ करेक्ट आंसर क्या है और उसका रीजन क्या है. So just memorize these things, watch these videos again, and you will be able to have a good hold of the MCQs of financial derivatives. Moving on to the next slide. Now the next one. Now what is it saying? See, hedging risk for a long पोजीशन, लॉन्ग मतलब बाय करना. हेजिंग रिस्क फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इज अकम्प्लिश्ड बाय. आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, बाय कर रखा है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, सो यू कैन टेक अनदर लॉन्ग पोजीशन. उससे रिस्क नहीं होगा, बल्कि रिस्क तो आपका डबल हो जाएगा. आपने पहले भी लॉन्ग कर रखा है मतलब बाय कर रखा है, दूसरा भी आप बाय कर लोगे तो रिस्क तो डबल हो गया. जब आप हेजिंग कर रहे हैं तो आपको उसका कॉन्ट्रेरी, उसका ऑपोजिट स्टेप लेना पड़ता है. यू कैन नॉट टेक अ न्यूट्रल पोजीशन, नन ऑफ द अबव भी नहीं है. यू हैव टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन. शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना. अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो लॉन्ग को हेज किया जाता है बाय टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, राइट. याद रखिएगा, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना. ये टर्म्स तो सीखने पड़ेंगे ना डेरिवेटिव्स के. और शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना, राइट. सो यू सेल द स्टॉक और यू सेल द इंस्ट्रूमेंट. आपको हेज करने के लिए अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है तो आपको उसको कैसे हेज करेंगे? बाय टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, यानी कि आप कहीं ना कहीं सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे ताकि आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस के रिस्क को कम कर सकें. नेक्स्ट, हेजिंग रिस्क फॉर अ शॉर्ट पोजीशन. अब ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप लोग खुद भी कर दोगे. हेजिंग रिस्क फॉर अ शॉर्ट पोजीशन इज अकम्प्लिश्ड बाय टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, राइट. शॉर्ट पोजीशन के रिस्क को हेज करना है
तो क्या करेंगे आप उसके लिए? यू हैव टू लिमिट द रिस्क बाय टेकिंग एन ऑपोजिट फंक्शन. शॉर्ट किया है तो आपको उसको हेज करना है बाय टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन. नेक्स्ट, a contract that requires the investor to buy securities on a future date is called a contract which requires the investor to buy का मतलब ये सीधे सीधे long करना. to buy securities on a future date is called as a long contract. और इसका opposite ये भी आएगा. अब let me just position this slide. A long contract requires that the investor sell securities in the future, hedge in the future, close out his position. तो I am deliberately missing out the right option, क्योंकि ये right option आप लोग अब खुद ही estimate कर लेंगे. लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करना है? बाय करना है सिक्योरिटीज को. तो धीरे धीरे लॉन्ग शॉर्ट के जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो यही रट जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, राइट. जहां पर बाय हो रहा है वहां पर वो लॉन्ग किया जा रहा है. लॉन्ग का मतलब ये बाय करना. और जहां पर कभी सेल करना होगा तो वो शॉर्ट करना होगा. लेकिन अभी यहां पर बोला है लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टर शुड बाय सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर. नेक्स्ट, a person who agrees to buy an asset at a future date has gone long. Again the same answer, right. तो किसी के एक दो बार में भूल जाए ना, तो देखो कितने अच्छे MCQs हैं कस्टमाइज्ड, कि दो तीन करते करते आपको याद ही होने लग जाएंगे. थोड़ी देर बाद आप खुद ही कहोगे हाँ सर सोते हुए भी ये लॉन्ग और शॉर्ट तो याद हो गया हमें. नेक्स्ट, लेट मी जस्ट रीपोजिशन दिस स्लाइड. शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया. शॉर्ट ध्यान रखना, शॉर्ट में क्या होना है? अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टर, राइट. तो बिफोर आई टेक, आई थिंक आप लोग सबने गेस कर ही लिया होगा कि शॉर्ट के अंदर यू हैव टू सेल द सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर. तो शॉर्ट का मतलब सेल, लॉन्ग का मतलब बाय. दैट इज व्हाट यू डू इन डेरिवेटिव्स. तो शॉर्ट मतलब यू हैव टू सेल, ध्यान रखिएगा. और अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर बाइंग, राइट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सी अगेन, इसमें थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा. अच्छा, नंबर 13, अ कॉन्ट्रैक्ट that requires the investor to sell securities. बात किसकी हो रही है? सेल की. on a future date is a short contract, right. तो लॉन्ग हेज, माइक्रो हेज ये तो अभी काम ही नहीं आएंगे. आपको लॉन्ग और शॉर्ट के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ताकि किसी के एक दो बार में भी नहीं आए तो दूसरी तीसरी बार के अंदर सबको याद हो ही जाएगा. So a contract that requires the investor to sell securities on a future date is called a short contract. शॉर्ट कर दिया मतलब सेल कर दिया आपने फ्यूचर डेट पर. नंबर 14. Now we come to the 14th. Just read it out. If a bank manager chooses to hedge his portfolio, hedging का मतलब याद रखिएगा, to limit the risk of his portfolio of treasury securities by selling the future contracts. तो वो अपने रिस्क को लिमिट कर रहा है, राइट. रिस्क को लिमिट कर रहा है बाय सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो वो कर क्या रहा है? ही गिव्स अप द अपॉर्चुनिटी फॉर गेन्स बाय ही रिमूव्स द चांस ऑफ लॉस. आपको ये सारे अच्छे से पढ़ने. इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेन. और डी पार्ट है बोथ ए एंड बी आर ट्रू. अब देखिए हेजिंग के अंदर क्या होता है, बाइंग पोजीशन भी मेंटेन कर रहे हैं और सेलिंग भी. तो उसने जो मैनेजर है उसने हेजिंग की है. तो हेजिंग में दो चीजें होती हैं. एक तो जो लॉस का चांस है ना, लॉस का चांस वो कम हो जाता है, राइट. तो ही ट्राइज टू रिमूव द चांस ऑफ लॉस.
और साथ ही साथ जब वो देख रहा है कि भाई लॉस का चांस कम हो रहा है तो उसके जो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है वो भी चली जाती है। तो अल्टीमेटली बोथ ए एंड बी दे आर ट्रू, दोनों चीजें यहां पर हो रही हैं। क्या क्या? एक तो याद रखना है आपको, ही गिव्स अप द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेन्स, प्रॉफिट का जो गुंजाइश है वो तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन वो हेज कर रहा है, मतलब अपने लॉसेस को भी लिमिट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो बैंक मैनेजर हेजिंग करके दो सिचुएशन क्रिएट करता है, he gives up the opportunity for gains as well as he removes the chance of loss। तो I think by this MCQ आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वो रिस्क को तो लिमिट कर ही रहा है, लेकिन रिस्क को लिमिट करने से होता क्या है, प्रॉफिट की जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाती है और साथ ही साथ जो लॉस के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं या ऑलमोस्ट रिमूव हो जाते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ हेजिंग। नंबर 15, to say that the forward market lacks liquidity means that forward contracts usually result in losses। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा लॉसेस ही दें, नहीं तो लोग करें ही नहीं। फॉरवर्ड में प्रॉफिट्स भी होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बस मार्केट में रेगुलराइज नहीं होते, स्टॉक मार्केट में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। ये दो बड़े ही सिमिलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। इनके ऊपर जरूर एमसीक्यू आएंगे, इनका जो बेसिक नेचर है वो इनका डिफरेंस है। फ्यूचर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट, ये थोड़ा सा आपको अभी एमसीक्यूज करते करते बता देते हैं। दे आर रेगुलराइज्ड इन स्टॉक मार्केट while forwards are not traded or not regularized in stock market, right? So forward, two banks can enter into a forward contract, two parties can enter into a forward contract, but it's not regularized in stock market। इसीलिए यहाँ पर डिफॉल्ट का जो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का रिस्क है वो ज्यादा रहता है। सो डिफॉल्ट रिस्क इज देयर। और फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर्स में देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दिया, आगे चलकर एमसीक्यूज में काम आएगा। वी कम बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर 15। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली रिजल्ट इन लॉसेज। नो, जरूरी नहीं है कि लॉसेज ही हो, नहीं तो लोग करें ही ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी टर्न इनटू कैश, कैश में भी टर्न हो सकते हैं। इट मे बी डिफिकल्ट टू मेक द ट्रांजैक्शन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है क्योंकि एक अथॉरिटी नहीं है इनके ऊपर। एनी टू पार्टीज कैन एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट इट्स डिफिकल्ट टू मेक, और साथ ही साथ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क भी हो सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी सोल्ड फॉर कैश, वो भी हो सकते हैं। नन ऑफ द अबव तक है ही नहीं यहाँ पर। सो इट मे बी डिफिकल्ट टू मेक द ट्रांजैक्शन बिकॉज दे आर नॉट रेगुलराइज्ड इन स्टॉक market, right? So I hope the reason is clear. Move on to the next slide, sorry, next question. A disadvantage for a forward। तो आपको forward के बारे में अब थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाएगा by the time we are through with the MCQs। तो forward के बारे में आप काफी अच्छा कर लेंगे एग्जाम्स में। A disadvantage of a forward contract is that it may be difficult to locate a counterpart। It may be difficult to locate a counterpart where the forward market suffers from lack of liquidity। These contracts have default risk, all of the above, both A and C। तो 16th क्वेश्चन के अंदर आपका ये डी पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम ये क्वेश्चन नहीं देखा था लेकिन आप लोगों को फॉरवर्ड्स के बारे में बता रहे थे। तो आप देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के डिसएडवांटेज में सारी चीजें कवर होगी, और ये इसका नेचर भी है। काउंटर पार्टी को लोकेट करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, इसी वजह से डिफॉल्ट रिस्क भी है इसमें। देयर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही फैक्टर्स यहाँ पे ट्रू हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग 16th ऑप्शन। तो फॉरवर्ड आप लोग इतना सुन लेंगे इसके बारे में कि लास्ट में एमसीक्यूज में फॉरवर्ड के बारे में तो आपके कंसेप्ट बहुत फोर्टिफाई हो जाएंगे। सो इन 16th द राइट आंसर इज डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 17th।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिस्की बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये याद हो गया होगा आपको, बिल्कुल सही जवाब है ये। और देख लेते हैं आगे, आर सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट रिस्क, ये भी बिल्कुल सही है, अगर नीचे वाला भी सही हुआ तब तो सारे ही हो जाएंगे। हैज अ पोर्टफोलियो, नो, फॉरवर्ड्स आर नॉट यूज्ड फॉर हेजिंग, तो हेजिंग के तो काम नहीं आते हैं। हेजिंग में तो आप क्या करते हैं, ऑपोजिट पोजीशंस क्रिएट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, बट फॉरवर्ड्स आर नॉट meant for hedging a portfolio. So for this question both A and B are correct and that is why you have to tick answer D. इस रीजन से आपको आंसर डी को टिक करना पड़ेगा बिकॉज बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और ये आपको हमने कई बार बता दिया क्यों सही है। नंबर 18th, द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज दैट, अब फॉरवर्ड में जब आपने देखा इतनी सारी डिसएडवांटेजेस हैं, काउंटर पार्ट लोकेट करने में प्रॉब्लम आती है, डिफॉल्ट रिस्क भी होता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी भी है, स्टॉक मार्केट में रेगुलराइज्ड भी नहीं है, तो फिर क्या एडवांटेज है फॉरवर्ड की फ्यूचर के ऊपर, जबकि दोनों एक तरह से भाई भाई हैं। फॉर्मूले भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में देखे थे, दोनों में लगभग सेम ही हैं, राइट, कुछ को तो याद भी होंगे। वी यूज टू डू दीज फॉर्मूले, फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स के ऊपर डिस्क्रीट डिविडेंड मॉडल अलग था, एस स्पॉट प्राइस, आर रिस्क फ्री रेट, टी टाइम कन्वर्ट करते थे आप उसको। तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स के फॉर्मूले भी काफ़ी सिमिलर थे। इतनी सारी डिसएडवांटेजेस आपने देख लिया, अब कुछ एडवांटेज भी देख लो। एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर फ्यूचर इज दैट दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। हैव लोअर डिफॉल्ट रिस्क? नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट रिस्क है, ये तो एडवांटेज हो ही नहीं सकता है। आर मोर लिक्विड? नहीं, ये लिक्विड भी फ्यूचर्स के मुकाबले लिक्विड नहीं है, फ्यूचर्स ज़्यादा लिक्विड हैं। नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है नन ऑफ द अबव। जितनी भी एडवांटेजेस दी गई हैं वो सारी की सारी इनफैक्ट फ्यूचर्स की एडवांटेजेस हैं, तो यहाँ पर तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन एक एडवांटेज जरूर है, एक एडवांटेज ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दे आर वेरी इजीली मेड, एज आई सेड कि टू बैंक्स कैन एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो लीगल नहीं है, तो उनको जो स्टॉक मार्केट या दूसरी लीगल एस्पेक्ट्स है उनसे नहीं गुजरना पड़ता, राइट। सो दे आर वेरी इनफॉर्मल, तो ये याद रखना है, इनफॉर्मल, दे आर easy to make contracts as far as forwards are concerned in spite of so many disadvantages कि भाई उसमें default risk भी रहता है, उसके अंदर lack of liquidity भी है, लेकिन फिर भी उसमें ये खासियत है कि they are very easy to make। ठीक है, default आएगा वो बाद में आएगा, एक बार तो आप informally enter कर ही जाएंगे ना forward contract में, तो वो एक एडवांटेज है। वो हो सकता है आगे चल के एमसीक्यूज में आए या नहीं आए, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल यहां पर तो इन तीनों में से कोई एडवांटेज मिला नहीं, सो आवर आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो वी आर हियर विद द नेक्स्ट वन। द एडवांटेज ऑफ forward contracts over future contracts is that they are standardized, have lower default risk, are more flexible, और D, both A and B are true। तो इतने लेक्चर अभी तक देने के बाद आप लोग जो भी प्रेजेंट हैं दे कैन ईजिली मेक इट आउट कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज तो फ्यूचर्स ज़्यादा हैं, ये तो एडवांटेज हो ही नहीं सकती। डिफॉल्ट रिस्क ये तो फॉरवर्ड में ज़्यादा होता है, फ्यूचर में तो नेग्लिजिबल ही है, बट दे आर मोर फ्लेक्सिबल। सो आई थिंक सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 19th का आंसर है सी। ये फ्लेक्सिबल हैं, आपको बताया था ईजी टू मेक हैं, दे आर वेरी इनफॉर्मल एंड दे आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। जैसे फ्यूचर स्टॉक मार्केट में और वो फिक्स डेट पर क्रिएट होते हैं, राइट, जैसे आएगा
कॉन्ट्रैक्ट अगला 30 सितंबर या 29 अक्टूबर जो भी डेट्स हैं, तो वो उस पर एक्सपायर होते हैं या आगे चलकर आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर कस्टमाइज्ड, तो ये भी एक इसकी एडवांटेज है, फ्लेक्सिबल, कस्टमाइज्ड, इनफॉर्मल, इजी टू कंस्ट्रक्ट, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर आई गया। नेक्स्ट नंबर 20, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ लिमिटेड यूजफुलनेस, इनकी जो यूजफुलनेस है वो लिमिटेड ही है टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क तो है फॉरवर्ड में, इट इज इम्पॉसिबल टू हेज रिस्क, लैक ऑफ लिक्विडिटी, ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड सी ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो आंसर है वो ई है। अब आप कहेंगे ई क्यों? एक तो डिफॉल्ट रिस्क वो तो है ही यहाँ, और दूसरा लैक ऑफ लिक्विडिटी, दो चीजें हैं यहाँ पर, राइट? इतनी जल्दी वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। फ्यूचर्स आर रेडी हैंडेड, दे आर वेरी वेरी लिक्विड, बट फॉरवर्ड्स आर नॉट सो लिक्विड एज कंपेयर टू द फ्यूचर्स। डिफॉल्ट रिस्क भी है, हालांकि हेजिंग से कोई लेना देना नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसी कोई बात नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, रिस्क हेजिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, बट द मेन disadvantage is that default risk is there and there is a lack of liquidity, so we get both A and C. Number 21, future contracts are regularly traded on the, अब यहां पर आपको 4 एक्सचेंज दिए हुए हैं, आपको बताना है फ्यूचर्स की ट्रेडिंग इन चारों में से कहां पर होती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से आपको पता लग रहा होगा कि इन दोनों से ज्यादा जो ट्रेडिंग के लिए रेगुलर वो फ्रीक्वेंसी है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड शिकागो बोर्ड्स ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज। तो ऑप्शन तो अपने आप में एक अलग ही फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स की जो रेगुलरली ट्रेडिंग होती है वो होती है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में। सो वी गेट दिस आंसर ए एज करेक्ट। ये ध्यान रखना है, ये आपका जो एमसीक्यू है, you'll have to learn it by heart कि फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट हेजिंग। नाउ व्हाट इज हेजिंग सेइंग? हेजिंग एलिमिनेट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेन्स। ठीक है, ये तो आपको बताया भी था, थोड़ी देर पहले आया था इस तरह का एमसीक्यू। एलिमिनेट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर लॉसेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर लॉसेस भी यहाँ पर खत्म होती है। हेजिंग का पर्पज ही यही है, increases the earning potential of the portfolio, does all the above या फिर केवल A and B? So I think you must have got your answer now. Eliminates the opportunity for gains and eliminate the opportunity for losses. तो हमारा ये E आंसर यहाँ पर सही है, both A and B are correct. Next, number 23. When interest rates fall, a bank that perfectly hedges its portfolio of treasury securities in the market, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल कर रही है, राइट, तो वहां पर लॉस तो होगा बैंक को। लेकिन अगर बैंक ने हेज कर रखा है परफेक्टली, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? बैंक सफर्स अ लॉस? नो। अगर हेजिंग कर रखी है तो लॉस तो होगा नहीं। सो ये तो सिचुएशन नहीं है। एक्सपीरियंस गेन वो भी नहीं होगा। जब आपने हेजिंग ही कर रखी है तो the bank will not have any change on its income. यही तो बेनिफिट है हेजिंग का। बैंक्स कई बार एस्टिमेट कर लेते हैं कि आरबीआई जैसे इंटरेस्ट रेट्स गिराने वाला है, क्रैश करने वाला है, तो आगे चलकर बैंक्स को लॉसेस हो सकते हैं। तो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉल इज एंटिसिपेटेड, तो बैंक्स हेज कर लेते हैं। हेज करने पर उनके जो इनकम में चेंज है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने अपॉर्चुनिटी फॉर गेन्स वो भी एक तरह से खत्म कर ली है, अपॉर्चुनिटी फॉर लॉसेस वो भी खत्म हो गया। दैट इज व्हाई देयर इज नो चेंज इन इट्स इनकम। ना तो लॉस की गुंजाइश है ना गेन की। यही पर्पस है हेजिंग का। तो बड़ी सारी चीजें सीख रहे हैं आज आप, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, हेजिंग के साथ साथ, राइट। नेक्स्ट, नंबर 24, फ्यूचर मार्केट्स हैव ग्रोन रैपिडली
बिकॉज फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, वेरी नाइस, बिल्कुल है। लोअर डिफॉल्ट रिस्क, वो भी बिल्कुल है। दे आर वेरी लिक्विड, स्टॉक मार्केट में ये इमीडिएटली बेचकर आप यू कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश। तो तीनों ही फैक्टर्स बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो इसको भी टिक कर लीजिएगा, आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, नंबर 25, parties who have bought a futures contract and thereby agreed to fill in the blank take delivery। आप जानते हैं डिलीवरी का मतलब क्या है? अच्छा, इसमें एक ऑप्शन तो कटी गई, वो लिख देते हैं ऑप्शन है क्या। वो जो ऑप्शन है वो है बाय और लॉन्ग, वो ऑप्शन डी है। वो बाय मिस्टेक इस स्लाइड में कट गई, एबीसी आ रही है, और जबकि सबसे काम की तो डी है। और आप कह रहे होंगे कि ये कैसे, वो पता लग रहा है कि यहाँ पर जब डिलीवरी ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको वहां पर वो एग्री कर रहे हैं बाय करने के लिए। टेक डिलीवरी ऑफ द बॉन्ड्स आर सेड टू हैव टेकन अ लॉन्ग पोजीशन, राइट। तो कमांड ऐसा हो जाना चाहिए आप लोगों को कि चॉइस ना भी हो तो भी पता लग जाएगी फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है। तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज किए हैं, यू हैव एग्रीड टू टेक डिलीवरी ऑफ द बॉन्ड्स। तो अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं दैट मीन्स यू आर एग्रीइंग टू बाय द बॉन्ड्स एंड इट इज प्रिज्यूम्ड दैट यू हैव टेकन अ लॉन्ग पोजीशन, राइट। तो सेल की तो गुंजाइश है ही नहीं, और बाय कर रहे हैं सो यू आर नॉट मेंटेनिंग दिस शॉर्ट पोजीशन। आप डिलीवरी ले रहे हैं सो यू आर प्रिज्यूम्ड टू हैव टेकन अप अ लॉन्ग position. So I hope you have found these MCQs very interesting. Just go through them, although I'll be sharing the PDF with you also. तो तब तक इन MCQs को पढ़ना, राइट आंसर्स को आप लोग जरूर अपने रजिस्टर्स में, नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। And we are going to do some more interesting MCQs of derivatives in the next class.